चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कशन करने जा रहा हूं, सब्सिडरी बुक्स में कैश फ्लो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्सिडरी बुक्स क्या है। तो सब्सिडरी बुक्स, अगर हम ये सोचें कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडरी बुक्स बनाएंगी, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में सब्सिडरी बुक्स जो है वो अकाउंट्स बनाने का एक डिवीजन है। और सर, डिवीजन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब वर्कलोड ज्यादा होता है। तो इन शॉर्ट, ऐसी सभी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही हैं, जिनका अकाउंटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, या आप कह सकते हो अकाउंटिंग लोड बहुत ज्यादा है, उस केस में हो सकता है वो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते। अगर जिसके पास बहुत ज्यादा अकाउंटिंग वर्क नहीं है, तो वो जरूरी नहीं है कि सब्सिडरी बुक्स के थ्रू जाए, क्योंकि जिसके पास अकाउंटिंग वर्क ज्यादा नहीं है तो उसका प्रोसेस हमारा क्या होगा कि सबसे पहले वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद उसकी वो जर्नल एंट्री कर देगी, जर्नल एंट्री के बाद वो लेजर बना देगी, और लेजर बाद के बाद वो ट्रायल बैलेंस बना देगी, और उसके बाद वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना देगी। तो वो पाथ मैं आपको ट्रायल बैलेंस तक समझा चुका हूं। अब एक दूसरा पाथ जा रहा है, दूसरा अल्टरनेट जा रहा है। इस अल्टरनेट में क्या होगा? जो बिजनेस एंटिटी है, सबसे पहले वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जितनी उसको रिकॉर्ड करेगी, उसको रिकॉर्ड करने के बाद वो सब्सिडरी बुक्स बनाएगी, यानी जर्नल एंट्री गाइड क्या बनाएगी? सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स के बाद वो बनाएगी जनरल प्रॉपर, उसके बाद लेजर, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। अभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, समझ में आएगा आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सब्सिडरी बुक्स केवल वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी जिनके पास अकाउंटिंग वर्कलोड ज्यादा है। जैसे मान लीजिए अगर न्यूमरस ट्रांजैक्शन है बिजनेस के पास, तो सब्सिडरी बुक्स में वो क्या करेगी? वो बनाएगी एक परचेज बुक। क्या बनाएगी? परचेज बुक। लेजर में आपको सिखा चुका हूं, उसमें परचेज अकाउंट हम सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है परचेज अकाउंट में और परचेज बुक में क्या डिफरेंस है? तो ये एक डिवीजन हो गया सर। क्या हो गया? डिवीजन। और परचेज बुक में केवल वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जो गुड्स उधार में खरीद रहे हैं, जो गुड्स उधार में खरीद रहे हैं। यानी पहले जो परचेज अकाउंट में उधार वाली जो गुड्स ट्रांजेक्शन सारी जारी होती थी, अब वो एक एक करके नहीं जाएंगी, अब वो कहां जाएंगी? परचेज बुक में। सर, हमने सुना ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो हम जितने भी क्रेडिट परचेज है सारी परचेज बुक में डाल देंगे, और उसका टोटल एक बार में करेंगे, और वो टोटल एक बार में परचेज अकाउंट में डाल देंगे। समझ आई मेरी बात? ऐसे ही दूसरी सब्सिडी बुक बनेगी सेल्स बुक। और सेल्स बुक में क्या होगा? जैसे कि आपको समझने खुद ही आ गया होगा कि जितने भी क्रेडिट सेल्स हैं वो सब वहां रिकॉर्ड होंगे, और इकट्ठा उनका टोटल होकर सेल्स अकाउंट में एक बार में जाएगी। ऐसे ही सर परचेज रिटर्न बुक अलग बनेगी, कि जो गुड्स आपने उधार में खरीदे थे, जो आपने वापस कर दी, उसकी अलग बनेगी, और वो सारा टोटल इकट्ठा करके परचेज रिटर्न अकाउंट जो लेजर है उसमें एक बार में डाल दोगे। ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक अलग बनेगी, कि जो भी आपने गुड्स उधार में बेची थी जो वापस आ गई, सेल्स रिटर्न बुक, उसका टोटल इकट्ठा आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में एक बार में डाल दो। अब तक कितनी हुई? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, 4 बुक हो गई सर। उसके बाद हो गया बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। बिल रिसीवेबल बुक क्या हुआ सर? कि आपने गुड्स सोल्ड करी डेटर को, और आपने उसे रिटर्न में ले लिया कि भैया तू मुझे इतनी देर में पेमेंट कर देगा, उसे बिल रिसीवेबल बोलते थे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसकी बुक अलग बनेगी। बिल्स पेबल बुक, क्रेडिटर को हमने लीगल डॉक्यूमेंट सेंड करके दिया भैया हम तेरे को इतने टाइम में पेमेंट कर देंगे, जिसे बोलते थे बिल्स पेबल, तो उसकी बुक अलग बनेगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का वर्कलोड ज्यादा है और वो कह रहे हैं हाँ मैं सब्सिडरी बुक्स बनाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कि सारी की सब्सिडरी बुक्स बनाए। वो हो सकता है उसके पास सेल परचेज की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो, और वो परचेज से रिलेटेड परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब बनाए। लेकिन हो सकता है बिल रिसीवेबल, बिल पेबल का उसके बहुत ज्यादा काम ना हो, तो वो ये 2 बुक ना बनाए। तो यानी दैट कुड बी वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन।
ये सर क्लियर हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अब सब्सिडरी बुक आती है कैश बुक। क्या आती है? कैश बुक। तो जो कैश बुक है वो काफी कुछ सिमिलर ही होगी जो हमने कैश अकाउंट में आपको लेजर में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। लेजर में हमने पढ़ाया ना वो कैश अकाउंट, लगभग काफी सिमिलर होगी। डिफरेंस होगा वो मैं बताता हूं। तो जो आपने कैश अकाउंट में जैसे सीखा था वैसे ही कैश बुक में हो जाएगा कि जितना कैश आ रहा है डेबिट और जितना जा रहा है क्रेडिट। समझ आ गई मेरी बात? तो अब सब्सिडरी बुक्स में जो मैंने आपको 7 सब्सिडरी बुक्स बनाई उनमें से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। इज दैट क्लियर? तो चलिए ये सारी बातें मैंने यहां समझाई जो आपको बताया। अब जरा ध्यान दीजिए सर, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगले हमने जो कहानी बोली सर, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब जो हम बात करें सर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो जैसे मान लीजिए परमात्मा की अगर हम बात करें कि हमने कहा चलिए परमात्मा को हम पूजेंगे, उसको ध्यान करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या ऐसा है कि हम कहेंगे राम जी को पूजा करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन कृष्ण जी को करेंगे तो नहीं होगा? या इनको करेंगे तो हो जाएगा सर, शंकर भगवान जी को ध्यान करेंगे तो नहीं होगा? या इनको ध्यान करेंगे तो हो जाएगा सर, माता का ध्यान करेंगे तो नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है ना सर। आप कहीं पे भी लो लगा लीजिए, कहीं भी ध्यान लगा लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी अल्टरनेट बहुत सारे हमारे पास, जहां हमारा ध्यान लग जाए। ऐसे ही सर यहाँ पे 2 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है जो मैंने आपको बताई। तो सर वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में ये वाली जो अकाउंटिंग है इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सर, सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, वो कॉमन है। फिर हम क्या कर रहे हैं सर? जर्नल। फिर क्या बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। ये बात सुनने आती है? अभी ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और एनालिसिस, अभी इसमें टाइम है सर, क्योंकि आप ये मानिए सर ये जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है ये आपके 11th में सबसे लास्ट में आएगा सर। ठीक है जी। और एनालिसिस ये 11th में आएगा ही नहीं, ये आप मुझसे 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? अब इसमें हम यानी यहां तक की जो ट्रैवलिंग हम कर चुके हैं सर, यहां तक की जो ट्रैवलिंग कर चुके हैं ना, अब इधर आ जाइए सर। दूसरा, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड यहां भी करनी है और यहां भी करनी है। अब यहां बनाएंगे आप सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक सर समझिए मेरी बात को, इसमें आपने पहले जनरल एंट्री करी थी, उससे लेजर बनाए थे। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं नहीं, यू आर सो स्मार्ट। पार्टी दे देना, मैंने तारीफ कर दिया कि हम कह रहे हैं यू आर सो स्मार्ट कि आप बिगर जनरल एंट्री के आप सब्सिडी बुक्स बना दोगे। समझ आई मेरी बात? बिगर जनरल एंट्री के आप क्या कर दोगे? सब्सिडी बुक। यानी जनरल एंट्री कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही है, लिख नहीं रहे, लेकिन हम आगे बात समझे। तो सब्सिडी बुक्स हमारी कितनी है सर? 7। तो 7 सब्सिडी बुक सर, मैंने कहा सर परचेज बुक, मैंने कहा सर सेल्स बुक, मैंने कहा सर परचेज रिटर्न बुक, मैंने कहा सर सेल्स रिटर्न बुक, मैंने कहा बिल रिसीवेबल बुक, मैंने कहा सर बिल्स पेबल बुक, और फिर मैंने कहा सर कैश बुक। तो यानी कि आप ये 7 की 7 सब्सिडरी बुक्स बनाओगे सर। ठीक है? बिगर जनरल एंट्री के। ठीक हो गया? बिगर यानी जंप, शॉर्टकट। ठीक हो गया? तो जब आपने 7 सब्सिडरी बुक्स बना दी, अब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी है जो इन 7 सब्सिडरी बुक्स में किसी में भी नहीं आ रही, उसकी तो जनरल एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। अब सब फर्क है। यहां तो हम सबकी जनरल एंट्री कर रहे थे सर, एक सिर से। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन थी हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर दे, हम सबकी जनरल एंट्री पास आउट कर रहे थे। लेकिन सर यहां जनरल एंट्री पास आउट किसकी होगी? जो 7 सब्सिडरी बुक्स में नहीं आ रही। मैं ठीक बोल रहा हूं सर? अब कुछ तो डिफरेंट नाम रखे हो उसका भाई, कुछ तो डिफरेंट नाम रखे। तो यहां हम क्या कह रहे थे और यहां क्या कह रहे हैं? तो जैसे जनरल की जगह जनरल प्रॉपर नाम डाल देंगे हम, तो वहां क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सब्सिडरी बुक्स मेंटेन हो रही है यहाँ पे। तो जनरल प्रॉपर में केवल और केवल वो जनरल एंट्रीज हैं जो यहाँ किसी भी 7 सब्सिडरी बुक्स में नहीं आई। बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? उसके बाद आप देखिए सर, कुछ आ रहा है सुनने? उसके बाद सेम पाथ हो गया, यानी पाथ का डिफरेंस केवल यहाँ पर है। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया जी? अब हम कहां चल रहे हैं? राइट हैंड साइड पे सर, सेकंड पाथ पे चल रहे हैं। ठीक है जी? जो सेकंड पाथ पे चल रहे हैं, तो मैंने सब्सिडरी बुक्स के अंदर मैंने जो बात बताई, तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर 2 डिवीजन हो गए सर, एक कैश बुक और एक अदर बुक। ठीक? अब अदर बुक जैसे कि मैंने भी बताया आपको, परचेज बुक, सेल्स बुक,
परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल। ठीक, अब यहाँ पे जो परचेज रिटर्न बुक है सर आपका, इसी को आप रिटर्न आउटवर्ड बुक कह सकते हो, और जो सेल्स रिटर्न बुक है सर उसे आप रिटर्न इनवर्ड बुक कह सकते हो। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैश बुक की। तो कैश बुक में सिंपली है सर कहानी, आप सब ध्यान करना, कैश अकाउंट और कैश बुक। कैश बुक माय फ्रेंड्स इज ए वाइडर टर्म एज कंपेयर टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब मेरा हम यहाँ पे कैश बुक की बात करते हैं तो ना केवल कैश अकाउंट इसमें आ जाता है बट आल्सो बैंक अकाउंट भी इसमें आ जाता है कैश बुक में। तो इसलिए कैश बुक क्या हो गई, वाइडर टर्म। तो कैश बुक में कैश तो आ ही गया, साथ में बैंक भी आ गया, तो जितनी भी कैश और बैंक से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी कैश बुक में आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये हो गई सर हमारी कैश बुक। अब जैसे मैं आपसे बात करूं प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक, तो जैसे अभी हमने ये बात देखी सर, तो मैंने कहा सर ये आपकी सेकेंडरी बुक यानी सबसिडियरी बुक या सेकेंडरी बुक एक ही बात है। तो मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि ये जो आपकी जो ये बुक है ये सारी आपकी सेकेंडरी बुक है सर, ये सारी सेकेंडरी बुक है। क्यों सेकेंडरी बुक है सर? जब आप परचेज बुक बना रहे हो तो आपको प्राइमरी परचेज अकाउंट भी बनाना है। आप सेल्स बुक बना रहे हो तो लेकिन आपको सेल्स अकाउंट भी बनाना है। आप परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा। आप सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा। बिल रिसीवेबल बुक बना रहे हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनेगा। बिल्स पेबल बुक बना रहे हो, बिल्स पेबल अकाउंट बनेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, यानी उसको रिप्लेस नहीं कर रही चीजें। इज दैट क्लियर? मेरी बात सुन आ रही है? तो अब आप मेरी बात को समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो क्या कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग बनेगा? नहीं बनेगा। सोचिए ना क्यों नहीं बनेगा सर? परचेज बुक बना रहे हो तो इसमें उधार जा रहे हैं, उधार जा रहा है, क्रेडिट परचेज और कैश, और इसका टोटल परचेज अकाउंट में। देखिए आप ये परचेज बुक बना रहे हो, अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे बनेगी। ठीक हो गया? लेकिन माय फ्रेंड जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे, ये लीजिए सर, परचेज अकाउंट तो सीख चुके हम पहले, ये लीजिए परचेज अकाउंट ये बनाएंगे। ठीक हो गया जी? अब जितनी भी आपकी कैश परचेजेस है मान लीजिए वो सारी इसमें जा रही है। अब परचेज बुक का टोटल मान लो 1 मिनट के लिए सर टोटल हो गया मान लीजिए 2 लाख रुपए आपका परचेज का। तो आप यहां क्या करेंगे, टू परचेज बुक, और यहाँ टोटल आप 2 लाख रुपए यहां डाल देंगे। आ रही मेरी बात सुनने? इज दैट क्लियर? तो यानी परचेज बुक बना रहे हो तो परचेज अकाउंट तो बन रहा है। ये कौन सी हो गई सेकेंडरी, ये कौन सी हो गई प्राइमरी। लेकिन सर एक बात बताइए ना, अगर हमने कैश बुक बनाई तो कैश तो कैश ही है ना, कैश में उधार कौन सा हो गया? तो जब आप कैश बुक बना रहे हो तो सारी ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट की या बैंक अकाउंट की उसमें आ गई। तो अलग से आप कैश अकाउंट बनाओगे या बैंक अकाउंट बनाओगे उसमें आएगा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम कैश बुक बना रहे होते हैं तब उसके बाद हमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं बचती। इस वजह से, केवल इस वजह से कि जब हम इसको बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी बुक है तो कैश बुक को क्या बोल रहे हैं कि भाई ये प्राइमरी बुक भी है और ये सेकेंडरी बुक भी है। क्योंकि ये प्राइमरी बुक इसलिए हो गई क्योंकि भाई अब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं बची। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एग्जाम में आ जाती है सारी बातें, इस बात को हम ध्यान में रख के चलेंगे। सारी बात सुनिए। तो यानी केवल इसमें कैश बुक ऐसी है जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों बुक हैं, अदरवाइज बाकी सारी जितनी बुक है वो सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी बुक्स है। तो यानी कि कैश बुक में सब कुछ आ गया सर हमारा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर आ गई। अब हमारी बात आ रही है सब परचेज बुक। तो जैसे कि मैंने बताया कि परचेज बुक में केवल क्या जाएंगी भाई, परचेज ऑफ गुड्स, ये तो हमें पता ही है कि अकाउंट्स में परचेज का मतलब परचेज ऑफ गुड्स है। अगर हमको फिक्स एसेट खरीदने हैं तो वो परचेज अकाउंट में नहीं आती, तो पहले भी नहीं आती थी अब भी नहीं आएंगी। दूसरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन सीधा परचेज अकाउंट में जाएगी। ठीक हो गया? ऐसे माय फ्रेंड सेल्स बुक केवल सेल ऑफ गुड्स और केवल क्रेडिट सेल, ये दो इसमें आएंगे। परचेज रिटर्न बुक कि जो गुड्स आपने उधार में खरीदी थी वापस दे दी, वो यहां आएंगे। सेल्स रिटर्न बुक जो गुड्स आपने उधार में बेची थी वापस आ गई, वो यहां आएंगी। मींस माय फ्रेंड अगर मान लीजिए हमने कोई गुड्स खरीदी थी कैश में, उसमें कोई डिफेक्ट हो गया हमने वापस कर दी, तो कैश में गुड्स खरीदी थी और कैश में वापस कर रहे हैं सर, वो यहां नहीं आएंगी माइंडेड। आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेची कैश में, कैश लिया और गुड्स बेच दी, उसमें कोई डिफेक्ट था?
कस्टमर आया, आपको वापस करके चला गया, आपने उसको कैश लौटा दिया, सर वो सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन आती है। माइंडेड, आप केवल कैश को छोड़ दो, कैश बुक को, बाकी सब में क्या होती है, सब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसीलिए कैश बुक को दोबारा बोल रहा हूं, प्राइमरी और सेकेंडरी बुक दोनों बोल रहे हैं। तो यानी ये जो सेल्स रिटर्न बुक है या परचेज रिटर्न बुक है, इसमें केवल और केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यानी परचेज बुक में हमने क्रेडिट में खरीदा और वापस कर दिया, वो परचेज रिटर्न बुक में आ रहा है। लेकिन हमने कोई चीज कैश में खरीदी और वापस कर दी, वो यहां नहीं आएगी सर, वो सीधा परचेज अकाउंट में जाएगी। परचेज अकाउंट बोलता रहा हूं मेन में, इसमें केवल क्रेडिट देंगी सर, इसमें केवल क्रेडिट। इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक, हमने कस्टमर को बेचा उधार में, उसने वापस माल कर दिया, यहां आएगी। लेकिन सपोज करो हमने कस्टमर को माल बेचा, गुड्स बेची, कैश ले लिया उससे, कोई डिफेक्ट था, वो वापस आया, तो हम लड़ेंगे थोड़ी ना, हम ले भाई अपना कैश वापस, ला भाई गुड्स, सेल्स रिटर्न हो गई। लेकिन सर कैश में वो यहां नहीं आएगी। माइंडेड, केवल क्रेडिट, केवल क्रेडिट। बाकी प्रैक्टिकल कराऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक, बिल रिसीवेबल बुक सर, जो बिल आए आपके पास, इसकी रिकॉर्डिंग, बेस पेबल उसकी रिकॉर्डिंग। अब जो ट्रांजेक्शन किसी में भी नहीं गई, वो कहां आएगी, अब जनरल प्रॉपर में। वो कहां आएगी, जनरल प्रॉपर में। बात समझ आ रही है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि बाय चांस पता चला उस ऑर्गेनाइजेशन का बिल रिसीवेबल का और बिल पेबल का काम नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ा ना बनाएगी इनको छोड़ देगी वो। बात समझ आ रही है? तो यानी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंसेप्ट हमारे यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। अब सर आता है कि क्यों बना रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है सर, सब्सिडरी बुक्स जो हम बना रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या है सर? सर डिवीजन ऑफ वर्क ना, भाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन सारी आपने एक तरफ कर दी, तो एक के ऊपर वर्कलोड ज्यादा नहीं पड़ा। तो ये कब होगा सही, जब आपकी न्यूमरस ट्रांजेक्शन है, लार्ज ट्रांजेक्शन है बिजनेस की, तभी ये करने का फायदा है ना। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है तो सब्सिडी बुक्स बनाना कोई समझदारी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि ये डिवीजन ऑफ वर्क हो गया अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। डिवीजन ऑफ लेबर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मान लीजिए अगर कोई परचेज बुक बना रहा है तो उसको केवल ध्यान रखना क्रेडिट परचेज का, कैश परचेज का उसको ध्यान नहीं रखना। हाँ जी सर, आगे देखिए। तो सर लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ के चेंज हो गई सर, जो जिसमें एक्सपर्ट है वो काम उसको दे दिया। क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन, अब जो इंफॉर्मेशन है सर वो क्लासिफाई हो रही है। अब इसमें जैसे पहले हम बनाते थे सर परचेज अकाउंट, उस परचेज अकाउंट के थ्रू हमें ये बताना टोटल क्रेडिट परचेज कितना है सर, लगभग मुश्किल था थोड़ा सा। जो आपने परचेज अकाउंट मैंने आपको सिखाया था पहले, उसमें तो कभी कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज मिक्सअप हो रही थी सारी। लेकिन सर इसमें तो आप बता सकते हो ना टोटल क्रेडिट परचेज कितनी है, तो उसके अलावा जितनी परचेज है वो कैश परचेज है। आगे बात सुनिए, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन क्लासिफाई होना बहुत आसान तरीका से। असिस्ट इन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये वही सेम है सर कि प्रॉपर तरीके से हम अकाउंट्स बना रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स बना रहे हैं, तो किसी एरर, कोई एरर है उसका डिटेक्शन या प्रिवेंशन होना आसान है। फिर भी क्विक फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है सर, बैलेंस शीट आपको बनानी है, तो वो इसमें काफी आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने आपको बताया कि सर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिर्फ ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। कल को पता चला जी आपके कोने पे नुक्कड़ पे एक पनवाड़ी ऐसा छोटा सा दुकान खोल के बैठा हुआ है, आप शुरू हो गए कि हाँ अंकल जी आपको बताऊं अकाउंट्स कैसे कैसे बनते हैं, कि आप जो उधार में खरीदते हो उसको ऐसे बनाओ, जो नकद में खरीदते हो ऐसे बनाओ, जो उधार में बेचते हो उसको ऐसे बनाओ, नकद में बेचते हो ऐसे बनाओ, फिर उधार का सारा इकट्ठा ट्रांसफर इसमें ऐसे करो। वो कहेगा भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़े भाई, गलत हो, मैं तो इस तरह ये अकाउंट ही बनाता रहूंगा और अपना बिजनेस करता रहूंगा। तो भैया ये सुटेबल केवल और केवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ठीक हो गया। असिस्ट इन मेकिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल, सर भविष्य के लिए जो प्लानिंग बनानी है, कंट्रोल करना है सर, वो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरा डाटा अवेलेबल है हमारे पास, क्रेडिट परचेज कितनी है, क्रेडिट सेल्स कितनी है, सेल्स रिटर्न कितनी है, पूरा डाटा अवेलेबल है। तो प्लानिंग और कंट्रोल करना डेफिनेटली सर हमारे लिए वो आसान है सर। इजी टू प्रिपेयर लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक, अभी प्रैक्टिकल में मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब आप सब्सिडरी बुक्स बना दोगे तो जो लेजर आपके पहले इतने खतरनाक जो बन रहे थे, अब वो उतने खतरनाक नहीं बनेंगे। इसमें पीछे तो बना चुका हूं ना लेजर, तो उसके कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगे सर। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैंने आपको बताया कि जो सब्सिडी बुक्स आप बना रहे हो, ये नहीं है कि किसी को सारी की सारी सब्सिडी बुक्स बनानी है। भैया तुम फ्लेक्सिबल हो, अगर तुम्हें लगता है
कोई चीज तुम्हारे पास जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटा दो आप। मान लीजिए एक मिनट के लिए, हर बिजनेस जनरली उधार में परचेज कर रहा होता है, तो सब परचेज बुक वो बना लेगा। लेकिन सर उसकी काउंटर सेल है और वो कह रहा भैया मैं 1 रुपए की भी उधार में माल नहीं बेचता। तो अगर 1 रुपए का भी उधार में माल नहीं बेचता तो सेल्स बुक मत बनाएगा, ये क्रेडिट सेल है नहीं, तो सेल्स बुक तो हट गई, लेकिन परचेज बुक तो है ना, क्रेडिट परचेज कर रहा है। तो यानी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि भैया परचेज बुक बनाई तो भैया तेरे को सेल्स बुक भी बनानी पड़ेगी, ब्लैंक छोड़, ऐसा थोड़ी ना। जो क्रेडिट में सेल कर ही नहीं रहा तो सेल्स बुक क्यों बनाएगा। तो मींस इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें नजर आएगी। अब पूछ रहा है सर कैश बुक, सब्सिडी बुक्स और प्राइमरी बुक। अभी मैंने जवाब दिया कि भाई कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है जो प्राइमरी एज वेल एज सब्सिडी बुक दोनों है। क्योंकि जब आप कैश बुक बनाते हो तो उसके बाद हमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए सर ये दो है। अब यहां से सर हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहा है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश बुक। ठीक, आइए सर। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैश बुक है, तो इसमें आपको बेसिकली 4 तरह की कैश बुक नजर आएंगी सर। तो सिंगल कॉलम कैश बुक जिसे सिंपल कैश बुक बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पैटिक कैश बुक। तो 4 तरह की आपको कैश बुक नजर आएंगी। सबसे पहले आता है सर सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, इस कैश बुक में केवल हम या तो सारी ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड कर रहे होंगे या सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो वो हो गई आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। मींस कोई बिजनेस है, बैंक से ट्रांजेक्शन करता ही नहीं है, सारे ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू है, पॉसिबल है सर। तो वो सिंगल कॉलम केवल कैश, उसमें क्या आ जाएगा, ओनली कैश कॉलम, ओनली कैश कॉलम। कोई बिजनेस पता चला कैश में ट्रांजेक्शन ही नहीं करता, सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू है, ओनली बैंक कॉलम। आप सर हल्दीराम पे जाएंगे, किसी बड़े उस पे जाएंगे, पिज्जा हट पे, किसी पे भी जाएंगे आप, सर वहां आप कितने रुपए की भी आइटम लो, कितने रुपए की भी आइटम लो सर, तो वहां सारा आप पेमेंट जो कर रहे हो उसको, वो उसके अकाउंट में सर आपको रसीद वगैरह काट के दे रहे हैं सारी की सारी। ठीक है जी। अब पता चला जी कोई ऐसा है जो सारी ट्रांजेक्शन कैश में कर रहा है, कोई ऐसा है जो सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू कर रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कोई ऐसा जो दोनों के थ्रू कर रहा है। तो जो दोनों के थ्रू कर रहा है वो आ जाएगा डबल कॉलम कैश बुक पे। तो सर कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट सर काफी टाइम से रिलेटेड है सर आपके कोर्स से। तब आपके कोर्स में केवल जो है डबल कॉलम कैश बुक में केवल कैश और बैंक कॉलम है सर। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस है वो कैश और बैंक दोनों के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इसमें एक कॉलम कैश का बनेगा और एक कॉलम बैंक का बनेगा। ठीक हो गया। जो कैश का कॉलम बनेगा वो कैश के ट्रांजेक्शन दिखाएगा, जो बैंक का कॉलम बनेगा वो बैंक के ट्रांजेक्शन दिखाएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक सर काफी साल से रिलेटेड है सर आपको। ठीक हो गया जी। मेरे को लिखना इसलिए जरूरी है कि भाई मेरे को कंसेप्ट आपको बताने हैं, लेकिन जो डिलीटेड है वो मैंने क्रॉस मार दिया। पैटी कैश बुक, आप जरा ध्यान से सुनिए सर। अब मान लो हम कहते हैं ना कि एक बिजनेस चला रहे हैं सर हम, और उस बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है सर 2 लाख की, 4 लाख की, 6 लाख की, 5 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, ऐसे ट्रांजेक्शन हो रही है। अब सर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई, मान लीजिए बिजनेस के कोई मेहमान आ गया, कुछ आ गया। अब हमने बोला सर 2 कप चाय ले आओ सर, कुछ समोसे मुसे ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कुछ ले आओ सर। और वो कितने की आ गई सर, 50 की, 100 रुपए की, 150 की, 200 की, 250 की, इतने की कुछ आ गई। अब पेमेंट तो जा रही है ना सर बिजनेस की, पेमेंट जो जा रही है तो बिजनेस से जाएगी। तो जहां 2 लाख की, 4 लाख की, 6 लाख की ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, तो वहां ये लिखे सर कि चाय कॉफी 200 रुपीज, 50 रुपीज। सर सपोज अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए पेन के रिफिल खत्म हो गया, पेन खत्म हो गया, पियन को बोला सर जब फटाफट जा 2 पेन लेकर आ। अब 10-10 रुपए के 2 पेन ले आया, 20 रुपए के। हमने कहा ठीक है। अब 20 रुपए सर गए तो बिजनेस के पास से, तो अब कैश बुक में क्या हम 20 रुपए दिखाएं पेमेंट साइड में कि भाई 20 रुपए चले गए हमारे पास से, तो रेडिकुलस लगेगा ना थोड़ा सा। तो इसलिए हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, जिसके छोटे मोटे ऐसे अलग खर्चे हो रहे होते हैं, तो उसके लिए वो अलग कैश बुक बना देता है और उसे क्या बोलता है, पैटी कैश बुक। जो छोटे मोटे बिजनेस खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे इससे मिट आउट हो जाएंगे। बस में रहिए। आइए जी अब हम देख रहे हैं सिंगल कॉलम या सिंपल कॉलम कैश बुक। आप ध्यान करिए सर, आपको काफी हद तक ये आपको लेजर की तरह ही लगेगा, आपको काफी हद तक ये लेजर की तरह ही लगेगा। सर ये सेंटर लाइन डिवीजन लाइन हो गई सर, सर ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई सर ये डेट, सारी बस सुनने, वाउचर, लेजर फोलियो,
कैश पेमेंट ये, तो वहां जो पर्टिकुलर्स होता था, अब पर्टिकुलर्स की जगह रिसिप्ट और पेमेंट हो गया। सर ध्यान करिए, कैश या बैंक क्या है, हमारी एसेट्स है। कैश या बैंक क्या है, हमारी एसेट्स, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो जो भी पैसा आ रहा है डेबिट में, और जो पैसा जा रहा है पेमेंट क्रेडिट, खत्म कर। तो ये हम सब करेंगे बिगर जनरल एंट्री के मंडे, बिगर जनरल एंट्री के। बस ये तो हम क्वेश्चन को पढ़ के नजर आएगा ना कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है रिसिप्ट में डालिए, जा रहा है पेमेंट में डालिए, खत्म करने। अब अगला भी सेम वो है, लेकिन अब यहाँ पे कहानी क्या है सर, ओनली बैंक कॉलम। तो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस किसके थ्रू कर रहा है, बैंक के थ्रू कर रहा है। इज दैट क्लियर? गुड। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है सर, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी। अब इसमें हमने करना क्या सर, अब इसके अंदर हमारे को बनानी है सर कैश बुक, ठीक है जी। अब हमें सिंपली ये देखना है, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट में, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट में। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? जैसे सॉरी, हाँ बिल्कुल फ्री के नंबर है सर, इट्स अ फैक्ट। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक आती है तो ये फ्री के नंबर है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए सर, जैसे मैंने कहा ओपनिंग कैश बैलेंस 1,25,800। सर सब्सिडरी बुक्स आप लेजर के तो बाद ही पढ़ रहे हो, और मैंने बता दिया सर कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता ही है हमारा, एसेट्स है। तो यानी कि अब हमारा क्या हुआ सर, जो ये कैश बुक है आपका, तो ये आपको नजर आ रहा है सर ओपनिंग बैलेंस, जो पहले भी नजर आता था, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 1,25,800 कि ओपनिंग का कैश बैलेंस हमारा इतना। अब क्वेश्चन आता है पैसा आ रहा है तो डेबिट में डालोगे, और पैसा जा रहा है तो कहां डालोगे, क्रेडिट में। बात समझ आ गई? आऊंगा वापिस क्वेश्चन पे। ये ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, क्लियर है? तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, अब मैंने कहा कैश परचेजेस, कैश परचेज का मतलब है कि हमने परचेज करा और कैश दिया, हमने कोई सामान खरीदा, परचेज करा और कैश दिया, ठीक हो गया जी। मैडम कैश आ रहा है, जा रहा है, अब कैश आ रहा है, तो अब कहा पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड में चला जा, पेमेंट है, क्लियर हो गया। अगला जी, कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब क्या है, आपने सेल्स करी और कैश आ गया। मैडम रिसिप्ट है, पेमेंट है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, डेबिट में आ गया, रिसिप्ट में। अगला जी, पेड रेंट, रेंट पे करा जी, रिसिप्ट है, पेमेंट है, पेमेंट है, पेमेंट में आ गया जी। पेड चैरिटी, जा रहा है, पेमेंट में आ गया। पेड कमीशन 3,500 बाय चेक। अब ध्यान करिए, ये ट्रांजेक्शन आप कैश की बना रहे हो, तो क्या इसमें आपके पास से कैश आएगा या जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब ये एंट्री इग्नोर मारोगे, अब ये एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ना कैश आ रहा है और ना कैश आपके पास जा रहा है, तो यानी कि ये एंट्री आपकी कैश बुक में, कैश कॉलम में नहीं आएगी। अब उसके बाद सेल टू मोहन, सेल्स टू मोहन। अब आपको पहले बता चुका हूं मैं कि अगर आप ये कहते हो सेल टू मोहन, तो ये कॉमन सेंस है कि आपने मोहन को सेल कर दिया लेकिन पैसे नहीं लिए, क्योंकि तो इसलिए नाम दे रखा है, किसने कहा नहीं ना पैसे मिले हैं। इज दैट क्लियर? आप बताइए सर, आपने मोहन को सेल करी उधार में 1,20,000, मैडम क्या लगता है रिसिप्ट है, पेमेंट है, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या लग रहा है, आने चाहिए। अगर आपने किसी को उधार में पैसे सामान बेच दिया तो पैसे आ रहे हैं आपके पास, अब पैसा लग रहा है, नहीं आ रहे ना, इग्नोर एंट्री, कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको, आया समझ में? तो यानी कि अब आपकी एंट्री पास यहाँ पे कैश बुक में नहीं जाएगी। आपने कहा परचेज फ्रॉम रजत, अब आपने रजत से खरीदे गुड्स उधार में, तो क्या पैसा आया या गया, कुछ नहीं, तो यानी ये ट्रांजेक्शन भी कैश बुक में नहीं जाएगी। आई बात सुनने? आगे सर, पेड टू अमित, आप पेमेंट करिए, आप पेमेंट डाल दो क्रेडिट साइड में। रिसीव फ्रॉम रितिका, पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट है, डाल दीजिए सर रिसिप्ट में। रिसीव फ्रॉम डिम्पी 8,200 आफ्टर ऑनलाइन डिस्काउंट 200, सर कितने पैसे आ रहे हैं डिम्पी से, 8,200, 8,200 दिखा दीजिए सर। रिसीव चेक फ्रॉम मोहन 55,000, मोहन से 55,000 का चेक आ रहा है, तो क्या कैश आ रहा है, क्या कैश जा रहा है, तो छोड़ दो। पेड टू रजत, पेमेंट है, डालिए सर पेमेंट में। आप देख रहे हैं सर बिगर जनरल एंट्री के आप कैश बुक बना रहे हैं, आप देखिए सर, आप बिगर जनरल एंट्री के, तो जनरल एंट्री से सीखते थे ना, बिगर जनरल एंट्री के अब आप ये बना रहे हो। फिर आपने क्या कहा सर, डिपॉजिट चेक, रिसीव
अब आपको चेक मिला था, बैंक में जमा कराया, आपके कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। आपने चेक बैंक में जमा कराया, भैया बैंक पड़ेगा, आपके गले में जो कैश रखा है उसमें क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं। तो यानी केवल फिर कंफ्यूज करने के लिए एंट्री दिया। आपको रेंट मिला, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट में डालिए। रिड्यू 4,000 फॉर पेटी एक्सपेंसेस, 4,000 रुपए आपने एक तरफ रख दिए पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चों करने के लिए, कि भाई पेन लिया, रिफिल लिया, चाय लिया, कॉफी लिया, समोसे लिया, ऐसे कुछ। यार मुंह में पानी मत दिलवाओ तरह से करके आप। हाँ, तो अब यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस के लिए 4,000 रुपए निकाल लिए सर। कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपका? पड़ेगा सर, मेन कैश कम हो गया। मेन कैश में 4,000 अपने साइड में पकड़ा दिए किसी को, कि ले भाई छोटे मोटे खर्चे कर ले और डिटेल मेरे को दे दियो। तो मेन कैश में तो 4,000 कम हो गए, तो अभी कहां जाएगा? पेमेंट साइड में। कहां जाएगा? पेमेंट साइड में। डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी में 15,000 की, मशीनरी 15,000 से डेप्रिशिएट हो गई, वैल्यू कम हो गई। ठीक मैडम, रिसिप्ट है, पेमेंट है। मैं सरप्राइज हुआ मैडम कि अगर ऐसे डेप्रिशिएट हो रही तो आप कैश किसको दोगे? वैसे आप मुझे दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपको बिजनेस कर रहे हो, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही हो और आपका मन कर रहा है पैसे देने का, तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। पलट गई बात? चलिए पलट गई। तो यानी डेप्रिसिएशन से ना हमारा कैश आ रहा है, ना कैश हमारा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसकी ट्रांजेक्शन भी नहीं होगी। अगला एक्रूड इंटरेस्ट, कि भैया इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मिला नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मिला नहीं है, एंट्री आएगी क्या? नहीं सर, ना कैश आया ना गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, अरे भाई पे नहीं करी तो फिर एंट्री क्यों होगी? ये भी नहीं होगी सर कैश में। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, फिर एंट्री नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि जितनी लिख दी उठा के डाले जाओ कि भाई हम तो डाल लेंगे या तो रिसिप्ट में या पेमेंट में, ऐसा नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से उसे अटेम्प्ट करना है। तो ये जितनी भी सारी बात बताई सर, अब ये सारी बात जो बताई इस प्रकार से सर, अब ये आपको दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूं सर। अभी मैंने सारा यही पढ़ाया आपको कि भाई ओपनिंग कैश इतना था, कैश सेल करके सर इतना पैसा आया, रितिका से इतने पैसे आए, डिम्पी से इतने पैसे आए, रेंट से इतने पैसे आए। जो हमने पेमेंट करी सब, परचेज में इतनी पेमेंट करी, रेंट में इतनी पेमेंट करी, चैरिटी में इतनी पेमेंट करी, अमित को इतनी पेमेंट करी, रजत को इतनी पेमेंट करी, पैटी कैश के इतने रखते सर। सेम वही कहानी, टोटल करा सर हमने 270,500, इसमें से पेमेंट माइनस करी और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और जो क्लोजिंग था वो अगली बार का ओपनिंग हो गया। आई बात सुनने? और जो ट्रांजेक्शन ऊपर नहीं जा रही वो जनरल प्रॉपर में हमने डाली। हो गया सर क्लियर? आ रही है बात सुनने? गुड।